नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की 14 तारीख और 15 तारीख की खबरें इकट्ठी ही दी जा रही हैं। तो नंबर 1 पे है भारतीय सेना तेजस दुर्घटना। पिछले साल हुई भारतीय वायुसेना की पहली LCA तेजस MK1 दुर्घटना ने रक्षा समुदाय में काफ़ी चर्चा पैदा की है। हालांकि शुरुआती कहानी जो है वो संदिग्ध तेल पंप की खराबी पर केंद्रित थी, जिसके कारण इंजन में खराबी आई। लेकिन कई सूत्रों ने अब ये स्पष्ट किया है कि तेल पंप इसकी वजह नहीं था, जिससे घटना और इसके पीछे के वास्तविक कारणों पर फिर से ध्यान गया है। पिछले साल की दुर्घटना एक ऐतिहासिक झटका थी। यह तेजस विमान के शामिल होने के बाद से दर्ज की गई पहली दुर्घटना थी। IOC FOC बेड़े का हिस्सा जेट विमान तीनों सेनाओं के अभ्यास में भाग लेने के बाद लैंडिंग के लिए आते समय इंजन में खराबी का सामना कर रहा था, जिसके कारण पायलट को विमान से बाहर निकलना पड़ा। हालांकि पायलट सुरक्षित बच गया, लेकिन इस घटना ने भारतीय वायुसेना द्वारा तत्काल जांच को प्रेरित किया और इसकी विश्वसनीयता के बारे में चिंता भी जताई। अगला, परमाणु हमलावर पनडुब्बी आएगी अभिनव डिजाइन के साथ। परमाणु हमला पनडुब्बी कार्यक्रम से यानी SSN कार्यक्रम से परिचित एक सूत्र के अनुसार भारत की नई हमला पनडुब्बी का डिजाइन, जो वर्तमान में डिजाइन चरण में है, 2029 की शुरुआती या मध्य तक तैयार होने की उम्मीद है। यह अगली पीढ़ी की SSN अरिहंत श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करेगी, जो हमला मिशनों के लिए अनुकूलित एक आधुनिक और उन्नत प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय नौसेना ने शुरू में अरिहंत श्रेणी की परियोजना को SSN कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। हालांकि निर्माण शुरू होने से पहले भारत के पहले SSBN बेड़े को बनाने के लिए डिज़ाइन को संशोधित किया गया था। अब रक्षा मंत्रालय जो है वो उसके द्वारा समर्पित SSN कार्यक्रम के लिए मंजूरी दिए जाने के साथ पहले 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियां पूरी तरह से नए डिज़ाइन पर आधारित होंगी, जिसमें स्टेल्थ, गतिशीलता और युद्ध प्रभावशीलता से अत्याधुनिक प्रगति जो है वो शामिल होगी। अगला, ग्रिपन E का मॉड्यूलर डिज़ाइन। चूंकि भारतीय वायुसेना आधुनिक युद्ध की जटिलताओं से निपटने में सक्षम विमानों के साथ अपने लड़ाकू बेड़े को मजबूत करना चाहती है, इसलिए अनुकूलनशीलता और तेजी से तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बनकर उभरी हैं। 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम पर चल रहे विचार विमर्श के बीच साब के ग्रिपेन के लिए डिज़ाइन प्रमुख अन्निका मेजर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे ग्रिपेन का मॉड्यूलर डिज़ाइन और चुस्त वास्तुकला इसे भारत के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। एक विस्तृत विवरण में मेजर ने बताया कि कैसे सॉफ्टवेयर लेयरिंग, हार्डवेयर एकीकरण और बौद्धिक संपदा यानी IP सुरक्षा के लिए ग्रिपेन का अभिनव दृष्टिकोण भारतीय वायुसेना की एक ऐसे लड़ाकू विमान की आवश्यकता के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो अनुकूलनीय, भविष्य के लिए तैयार और निर्बाध बिना रुकावट की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार है। अगला, भारत Su-57E का उत्पादन अधिक करने में सक्षम है। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में मौजूदा Su-30 MKI उत्पादन लाइन को Su-57E के निर्माण के लिए परिवर्तन करने की महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव किया है, जो रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान का निर्यात संस्करण है। एक विशेष खुलासे में रोस्टेक के अधिकारी ने पुष्टि की कि नासिक सुविधा, जो वर्तमान में सालाना 12 Su-30 MKI जेट का उत्पादन करने के लिए स्थापित की गई है, अगर इसे परिवर्तित किया जाए तो प्रति वर्ष
14 Su-57E जेट का निर्माण कर सकती है। उत्पादन क्षमता में यह वृद्धि Su-30 MKI की तुलना में Su-57E के छोटे आयामों के कारण है, जिससे विनिर्माण संस्थान और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव हो सकता है। अगला, भारत की मारक क्षमता का भविष्य। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 में DRDO ने 155 मिलीमीटर रैमजेट संचालित आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के अनावरण के साथ सुर्खियां बटोरी थी, जो भारत के आर्टिलरी शस्त्रागार में एक आधुनिक वस्तु है। 50 से 60 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार करने के लिए डिजाइन किया गया यह अभिनव गोला बारूद उन्नत तकनीक और सामर्थ्य का मिश्रण होने का वादा करता है, जो इसे स्थानीय उत्पादन और वैश्विक निर्यात बाजार दोनों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में पेश करता है। DRDO के एक अधिकारी ने प्रोजेक्टाइल की क्षमता, इसकी लागत, गतिशीलता और आगे की राह पर प्रकाश डाला, जो आर्टिलरी युद्ध को फिर से परिभाषित करने के भारत के इरादे का संकेत देता है। DRDO का 155 मिलीमीटर रैमजेट प्रक्षेपय रैमजेट प्रणोदन का लाभ उठाता है, एक ऐसी तकनीक जो आमतौर पर मिसाइलों में देखी जाती है। पारंपरिक तोपखाने की सीमा की महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए मानक 155 किलोमीटर के गोले के विपरीत, जो केवल बंदूक की नली से प्रारंभिक थूथन वेग पर निर्भर करते हैं, आमतौर पर बेस ब्लीड या रॉकेट सहायता प्राप्त डिजाइनों के साथ 20 से 40 किलोमीटर प्राप्त करते हैं। रैमजेट संस्करण एक वायु श्वास इंजन का उपयोग करता है, जो मध्य उड़ान को सक्रिय करता है। दहन को बनाए रखने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींचकर रैमजेट प्रक्षेपय के वेग और सीमा को बढ़ाता है, जो USM 549 RAP 30 किलोमीटर जैसे प्रतियोगियों को भी पीछे छोड़ देता है। अगला, MiG-29 UPG OBOGS समस्या का समाधान। भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति में CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने MiG-29 लड़ाकू विमानों के ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OBOGS के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए भारतीय वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो यानी BRD के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग से उच्च ऊंचाई पर पायलटों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए आवश्यक जियोलाइट सामग्री को फिर से जीवंत करने की एक अभिनव प्रक्रिया का विकास हुआ है। OBOGS में हवा से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला झरझरा खनिज जियोलाइट धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता खो देता है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, जिससे पायलटों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इस गिरावट ने MiG-29 जेट की परिचालन दक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की, जो भारत की वायु रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, आर्चर NG 2.0 मेल UAV के लिए योजना। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 में भारत के DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने आर्चर NG मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल मानव रहित हवाई वाहन का एक छोटा मॉडल प्रदर्शित किया, जिसे एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVRAM के साथ एकीकृत किया गया था। यह प्रदर्शन भारत के स्वदेशी विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने मानव रहित प्रणालियों में देश की बढ़ती क्षमताओं को उजागर किया। पहली बात। दूसरा, इस प्रदर्शन के आधार पर ADA ने अब आर्चर NG के एक हथियार बंद संस्करण को भी विकसित करने की जो उसकी महत्वाकांक्षी योजना है उसका भी खुलासा किया है, जो एक ऐसा राडार के रूप में राडार से लैस है, ताकि हवा में से हवा और हवा से जमीन निगरानी और सशस्त्र टोही मिशनों में एक परिचालन दायरे का विस्तार किया जा सके।
एक विवरण के अनुसार यह उन्नत संस्करण आर्चर एनजी को उन्नत युद्ध खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं के साथ एक बहुभूमिका मंच में बदलने का वादा करता है। अगला HAL का CATS OMCA आगामी एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का किरण MK2 पर आधारित कैट्स ओमका यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ एरोस्पेस तकनीक में एक अभिनव विकास का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसे अब ऑप्शनली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी OPA कहा जाता है। यह प्रदर्शन मॉडल भारतीय वायुसेना के लिए अपने सेवानिवृत्त या जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले विमान बेड़े को फिर से इस्तेमाल करने की एक व्यापक राजनीति का संकेत देता है। कैट्स ओमका के पीछे प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा विमान प्लेटफॉर्म में एकीकरण के लिए इसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना है और कई प्रमुख प्रस्ताव जो कि अभी भी विचाराधीन है, उनमें से एक किरण MK2 विमान में इसका कार्यान्वयन है जिसे 2029 तक सेवानिवृत्त होना ही है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक को संग्रहित MiG-27 विमानों में शामिल करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगला अलार्म N पहली उड़ान परीक्षण के करीब। भारत की रक्षा क्षमताओं में से एक प्रमुख मील का पत्थर है यह अगली पीढ़ी का ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस NG कहा जाता है और 2026 में अपने पहले उड़ान परीक्षण के लिए वो तैयार है। इसका उत्पादन 2027 और 28 के बीच शुरू होने वाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिदेशक जयतीर्थ R जोशी, जो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ने हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान इन समय सीमाओं का खुलासा किया। ब्रह्मोस NG को अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और हल्के वजन के लिए डिजाइन किया गया है तथा इसमें समान विनाशकारी क्षमताएं बरकरार हैं। यह मिसाइल विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भारत के रणनीतिक हमले के विकल्पों को बढ़ाने का वादा करती है और दुनिया की सबसे दुर्जय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से ये एक विकास के रूप में एक अध्याय का संकेत देती है। अगला एमका व्युत्पन्न इंजन एक रिपोर्ट। एक विशेष साक्षात्कार में सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना IL-76 नेविगेटर वैद्य ने भारत की अपने पुराने हो चुके IL-76 बेड़े के लिए एक प्रतिस्थापन विकसित करने की क्षमता के बारे में आशा व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रयासों को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका जेट इंजन विकास से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर साकार किया जा सकता है, विशेष रूप से इंजन स्पिन ऑफ के संदर्भ में। अगला, भारत को पूर्ण नियंत्रण मिला किससे? रोल्स रॉयस ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजन के सह विकास पर भारत के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि व्यक्त की है। ब्रिटिश एरोस्पेस दिग्गज का लक्ष्य रक्षा में आत्मनिर्भरता के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करना है, जिसके लिए वह एक रणनीतिक साझेदारी की पेशकश करता है जो सिर्फ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आगे जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।